A to GS में आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सौर मंडल। तो सौर मंडल को विस्तार से डीप में बताएंगे और सौर मंडल क्या है, इसका कितने ग्रह है, ग्रहों को कितने वर्गों में बांटा गया है, क्षुद्र ग्रह कहां पर स्थित है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, छोटा ग्रह कौन सा है, ग्रहों सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों और आकार के क्रम में ग्रहों, ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को आपको बताएंगे। और सौर मंडल से जितने भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लास्ट में MCQ के आधार पर विश्लेषण भी करेंगे। तो सौर मंडल से संबंधित फैक्ट को कॉन्सेप्ट के आधार पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल क्या है या ग्रह क्या है, तो पहले सौर मंडल को समझ लीजिए, इसके बाद ग्रह। देखिए, ये सौर मंडल है। सौर मंडल जो है वे सूर्य, ग्रहों का उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का या उल्का पिंड, धूमकेतु, ये सभी को मिलाकर आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है, तो सौर मंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। और सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, अर्थात सौर मंडल के केंद्र में ही सूर्य है, जिसे इसका सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है या परिवार का मुख्य सदस्य है। कौन, तो सूर्य। और सौर मंडल का ऊर्जा का संपूर्ण स्रोत जो है वो कौन है, तो वो सूर्य है। ठीक है, सौर मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। तो सौर मंडल आप समझ गए होंगे, इसको और विस्तार से आगे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पहला है ग्रह यानी प्लेनेट। अब ग्रह क्या है, तो वैसे तारे या तारा जिसमें आपकी ये संलयन होता है, जिसका अपना ऊर्जा, अपना उष्मा, अपना प्रकाश उसमें निहित होता है। तो तारों के चारों ओर वैसे आकाशीय पिंड जो स्वतंत्र रूप से परिक्रमा करती है, और ये परिक्रमा निरंतर अपने दीर्घवृत्ताकार में परिक्रमा करते रहती है, तो वैसे आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। और ग्रहों के चारों ओर यदि परिक्रमा कोई आकाशीय पिंड कर रही है तो उसे उपग्रह कहा जाता है। तो ग्रह और उपग्रह दोनों मिलकर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ग्रह जो है इसका अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना उष्मा या ऊर्जा ग्रह में निहित नहीं होता है। ये तारे या सूर्य के प्रकाश या उष्मा से ही यहाँ प्रकाशित होता है या उष्मा पहुँचता है। ठीक है, तो ग्रह क्या है, ग्रह में अपना उष्मा, प्रकाश ये सब नहीं होता है, तारे या सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ग्रह को कितने वर्गों में बांटा गया है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है और 8 ग्रहों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पार्थिव ग्रह, इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। देख लीजिए, पार्थिव ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 प्रमुख ग्रह है, जिसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, यानी ये 4 ग्रह को क्या कहा जाता है, तो पार्थिव ग्रह कहा जाता है, या इसी को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। किसे, तो 4 प्रमुख ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह। याद रखिएगा, जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ठीक है, 4, ये ठोस अवस्था में है, इसे ठोसीय ग्रह भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठोसीय ग्रह या इसे आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। पार्थिव ग्रह, ठोसीय ग्रह, आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये ठोस है, इन चारों का घनत्व ज्यादा है। ठीक है, जबकि अन्य जो 4 है ये गैसीय अवस्था में है। कैसी अवस्था में, गैसीय अवस्था में ये सब का घनत्व कम है। ठीक है, तो ग्रह को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में, पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह जो है ये इसकी संख्या 4 है और पार्थिव ग्रहों की भी संख्या 4 है। पार्थिव ग्रह कौन कौन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ये चारों ठोस अवस्था में है, गैस अवस्था में या गैसीय अवस्था में नहीं है। बाह्य ग्रह है, इसे जोबियन ग्रह भी कहा जाता है या बाह्य ग्रह कहा जाता है या बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बाह्य ग्रह यानी बाहरी ग्रह। वह बाहरी ग्रह में कौन कौन है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह याद रखिएगा। ये
बाह्य ग्रह है जिसे बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है या जोबियन ग्रह कहा जाता है या बाह्य ग्रह कहा जाता है। इसमें संख्या कितनी है तो 4 है, ठीक है। और आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है, ठीक है। बाह्य ग्रह कौन कौन है तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी जुपिटर आ गया, सैटर्न आ गया, यूरेनस आ गया, नेपच्यून, ठीक है। ये 4 जो ग्रह है ये आंतरिक ग्रह नहीं है, बाह्य ग्रह है, यानी बाहरी ग्रह, सूर्य से दूरी। अब आपसे यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि पार्थिव ग्रह अधिक बड़े होते हैं कि ठोसी या फिर बाह्य ग्रह अधिक बड़े होते हैं, तो बाह्य ग्रह दूर के जो है ये सभी ग्रह बड़े हैं और बाकी ये सभी ग्रह मीडियम हैं, छोटे हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश पड़ने पर इसमें अधिक उष्मा ये सब आने पर जो ग्रह है वो धीरे धीरे सिकुड़कर छोटा हो गया, ठीक है। तो ये चारों जो है ये छोटे ग्रह है, जबकि इधर देखिएगा ये सब बड़े ग्रह है, ठीक है। कुल ग्रहों की संख्या यानी कुल ग्रह कितने हैं तो 8 है। देखिए पहले 10 ग्रह हुआ करता था, ठीक है, लेकिन 2 ग्रहों को हटा दिया गया, प्लूटो को भी हटा दिया गया, याद रखिएगा 2006 में। तो अब टोटल ग्रहों की संख्या 8 है, जो आगे डीप में बताएंगे। तो ग्रह कितने हैं 8 में 2 ग्रह ऐसे हैं जिसका यानी जो घूर्णन गति है वो एंटी क्लॉक जो है वो 6 ग्रह है और क्लॉक वाइज है ये 2 ग्रह, यानी पूरब से पश्चिम, याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम 2 ग्रह परिक्रमा करती है सूर्य का, ठीक है। कौन कौन तो यहां पे ध्यान दे दीजिए। देखिए सूर्य है, सूर्य का 8 ग्रह है, ठीक है, और 8 ग्रह में 2 ग्रह ऐसे जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। पहला शुक्र ग्रह, ठीक है, कौन सा ग्रह तो ये शुक्र ग्रह है और दूसरा अरुण ग्रह है, ठीक है। ये सभी का जो परिक्रमा है वे क्लॉकवाइज है, यानी इस तरह से परिक्रमा करती है, ठीक है, घड़ी की सुई के आकार यानी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया? कौन कौन शुक्र और अरुण, यानी अरुण यूरेनस 2 ग्रह इस तरह से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। जबकि 6 ग्रह जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, पश्चिम से पूरब की ओर। किधर से तो पश्चिम, याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर आपको देखने को मिलता है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज करती है इस टाइप का। कितने ग्रह है तो 6 ग्रह है जो एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं और 2 ग्रह शुक्र और अरुण ये क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो ग्रहों की कुल संख्या कितने हैं 8 है, ठीक है। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह कहा जाए, सूर्य से दूरी के क्रम में तो यानी कहा जाए तो पहला होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 जो है ठोसीय ग्रह, पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह है, ठीक है। इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये दूरी के क्रम में है। बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो 8 ग्रह है ये सभी यहां पे है। देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, कितने 4, और ये 4 है पार्थिव ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में, और 4 है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी ये 4 है बाह्य ग्रह और ये 4 है आंतरिक ग्रह। क्लियर है? तो दूरी के क्रम में कह रहा है, सूर्य से दूरी के क्रम में तो पहला होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर हो गया? यहां पर आगे चलिए, देखिए बड़ा एवं छोटा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है और सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये सौर मंडल है, ये सूर्य है, क्या है सूर्य। अब सूर्य का सबसे जो बड़ा ग्रह है वो कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, बृहस्पति है, सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति अर्थात जुपिटर, और सबसे छोटा
ग्रह जो है वो बुध है, मरकरी है। याद रखिएगा, सबसे छोटा बुध मरकरी। सौर मंडल का द्रव्यमान के आधार पे भी छोटा है और आयतन के आधार पर भी छोटा है, आकार के आधार पर भी सबसे छोटा ग्रह है। वो कौन है? बुध, जिसे मरकरी कहा जाता है। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। खुली आंखों से दिखाई देने वाले कितने ग्रह, यानी पृथ्वी से हम ग्रहों को देखते हैं खुली आंखों से, तो कितने ग्रह दिखाई देते हैं? तो 5 ग्रह है जो खुली आंखों से, नग्न आंखों से देख सकते हैं। कितने ग्रहों को? 5। और वो 5 ग्रह कौन कौन है? तो बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है और शनि। ये 5 ग्रह याद रखिएगा। ये मरकरी आ गया, वीनस आ गया, और इसके बाद मार्स, जुपिटर और सैटर्न। ठीक है, कितने ग्रह? 5। देखिए, पृथ्वी पर आप हैं, लेकिन पृथ्वी ग्रह को नहीं देख पाते, यानी आप एक सतह पे है ना, पूरे ग्रह को नहीं देख पा रहे हैं। तो कितने ग्रह है जिससे खुली आंखों से या नग्न आंखों से देख सकते हैं? तो 5 ग्रह। देखिए कौन कौन वो 5 ग्रह है। तो पहला है बुध, दूसरा है वीनस यानी शुक्र, आप पृथ्वी से देख रहे हैं तो 2 इधर देख लिए, और इसके बाद मंगल, बृहस्पति और शनि। ये जो 5 ग्रह आप देख रहे हैं, 3 इधर का और 2 इधर का, ये 5 ग्रह नग्न आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हैं। यह प्रश्न कितने बार पूछा गया है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि खुली आंखों से दिखाई देने वाले 5 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। सूर्य से दूरी के क्रम में खुली आंखों से या नग्न आंखों से दिखाई देने वाले ग्रहों की क्रम में सजाएं तो पहला कौन होगा? बुध, फिर शुक्र, इसके बाद आ गया मंगल, बृहस्पति और शनि। याद रखिएगा क्रम में। तो खुली आंखों से कितने ग्रह हैं? 5 ग्रह जो दिखाई देते हैं आकार अवरोही क्रम में। अब आकार के आधार पर सूर्य से दूरी के क्रम में अवरोही क्रम में बोला जा रहा है, आकार के आधार पर बताया जा रहा है। तो सबसे बड़ा कौन होगा आकार के आधार पर? तो ये होगा आपको जुपिटर, बृहस्पति। यदि आकार के आधार पर अवरोही क्रम में सजाने के लिए कहा जाए तो वो होगा, पहला कौन होगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये आकार की दृष्टि से, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। तो टोटल कितने? 8 है। ये जो क्रम है ये आकार, बड़े आकार से छोटे आकार की ओर। तो सबसे बड़ा ग्रह याद रखिएगा, देखिए यहां पे इस तरह से, पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर यानी बृहस्पति, दूसरा सैटर्न शनि, तीसरा यूरेनस अरुण, चौथा नेपच्यून वरुण। ये 4 इधर से डायरेक्ट, और इधर 5वां आ गया पृथ्वी, 6ठा शुक्र, 7वां मंगल और 8वां आ गया कौन? बुध। तो आकार के आधार पर क्रम में सजाने के लिए कह दिया जाए तो पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, 5वां पृथ्वी, 6ठा शुक्र, 7वां मंगल, 8वां यानी सबसे छोटा बुध। ये याद रखिएगा, ये भी क्रम आपको पूछा जाता है। ठीक है, घनत्व के आधार पर अब 8 ग्रह में सबसे ज्यादा घनत्व वाला, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला ग्रह कौन है? प्लेनेट कौन है? तो देखिए सबसे घनत्व पृथ्वी का है। वो पृथ्वी का कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, प्रति घन सेंटीमीटर, यानी ये किसका घनत्व है? तो डेंसिटी पृथ्वी का। अब यहां पे समझिए 8 ग्रह है, देखिए 8 ग्रह है, सबसे ज्यादा घनत्व यानी ठोस वाला ग्रह कौन है? तो सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा ठोस है। यानी 8 ग्रह में सबसे ज्यादा ठोस कहा जाए तो वो होगा पृथ्वी, सबसे ज्यादा घनत्व इसी का। और सबसे कम घनत्व है शनि का। शनि का सबसे कम है, याद रखिएगा। उस शनि का लगभग कितना है? तो 0.68 ग्राम लगभग घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतना है घनत्व किसका?
तो ये है शनि ग्रह का। शनि ग्रह का इतना घनत्व है जो पानी से भी हल्का है, यानी पानी में भी बहुत बड़ा विशाल महासागर में भी इसे शनि ग्रह को रख दिया जाए तो ये डूबेगा नहीं, इतना हल्का है। ठीक है, घनत्व सबसे कम है शनि का और सबसे ज्यादा है पृथ्वी का। तो कभी कभी शनि का घनत्व 0.70 ग्राम भी कहीं पे देगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। तो सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन है, ठोस वाला ग्रह कौन है, तो वो है पृथ्वी। और दूसरे स्थान पे आता है कौन, तो मरकरी, बुध का घनत्व ठीक पृथ्वी से हल्का सा कम है। बुध का घनत्व 5.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। किसका, तो यह है बुध का। तो सबसे ज्यादा ठोस वाला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी। और सबसे हल्का ग्रह यानी सबसे विरल ग्रह, कम घनत्व वाला शनि है। याद रखिएगा, शनि सबसे कम। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, परिक्रमण वेग कहा जाए, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका परिक्रमण वेग सर्वाधिक है, तो कौन सा ग्रह है, तो बुध। और बुध से वरुण तक यदि क्रम में कहा जाए, परिक्रमण क्रम में, तो बुध से वरुण तक का ग्रह है जो परिक्रमण क्रम में ये वेग है। जैसे सबसे ज्यादा परिक्रमण वेग किसका, बुध का, इसके बाद शुक्र का, इसके बाद पृथ्वी का, इसके बाद मंगल का, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस यानी अरुण, इसके बाद नेपच्यून। तो इस आधार पर अब इसमें देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो परिक्रमण वेग है वो बुध का है, यानी 88 दिन में क्या हो जाती है, 1 वर्ष होता है बुध का। ठीक है, यानी 88 दिन में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेती है। इसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर इसके बाद मंगल है। तो इसी तरह सबसे लास्ट में कौन सा है, तो यह है नेपच्यून, वरुण। ठीक है, तो परिक्रमण यदि क्रम कहा जाए तो बुध से वरुण तक आप याद रखिएगा ऐसा ही क्रम में। जैसे देख लीजिए, यानी सबसे कम समय में कौन घूम जाती है, बुध। इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये सब लगातार है जो घूमती है। जैसे देखिए, जो बुध ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर 88 दिन में। उसी तरह ये जो है पृथ्वी है 365 दिन में। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा नेपच्यून जो आएगा 165 वर्ष तक आ जाएगा। 64 कुछ है तो 165 वर्ष आ जाएगा यहाँ तक का। क्लियर है। तो ये क्रम में आ गया किसका, तो परिक्रमण वेग। घूर्णन वेग कहा जाए तो सबसे कम समय में कौन घूम जाती है अपने अक्ष पर, तो बृहस्पति है। 10 घंटा लगभग 9 घंटा 56 मिनट में एक बार। जैसे पृथ्वी 24 घंटा में एक बार अपने अक्ष पे घूर जाती है 24 घंटा में, लेकिन सबसे कम समय में बृहस्पति है जो घूम जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा समय लेती है कौन, तो शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा समय लेती है। अब देखिए ध्यान दीजिए, पृथ्वी जो है 10 घंटा लगभग 9 घंटा 56 मिनट है, लेकिन लगभग 10 घंटा में बृहस्पति एक चक्कर लगा लेती है। जिस तरह 24 घंटा में पृथ्वी लगाती है तो उसी तरह घूम जाती है 10 घंटा में कौन, बृहस्पति। और एक चक्कर अपने अक्ष पर शुक्र लगाती है, वो कितने दिनों में, तो 243 दिनों में। सोचिए 10 घंटा में एक बार बृहस्पति घूम रही है और शुक्र है वो पृथ्वी का 243 दिन में एक बार घूमती है। तो सबसे ज्यादा समय शुक्र लेती है और सबसे कम समय बृहस्पति लेती है। ये मायने में रखिएगा। उपग्रह नहीं है। कितने सौर मंडल का ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है, तो सौर मंडल में 8 ग्रह है, लेकिन उसमें से 2 ग्रहों का उपग्रह नहीं है। कौन कौन, और वो है आपको आ जाएगा, ध्यान से समझिए, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों जो है सूर्य के निकट है, क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भी छोटे आकाशीय पिंड होगा सबको खींच लिया होगा। इसलिए बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है।
तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। उसी तरह मंगल का 2 प्राकृतिक उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, ठीक है। और सौर मंडल का सबसे छोटा जो उपग्रह है डिमोस है, याद रखिएगा। और सौर मंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमीड है, जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। वलय कहा जाए तो वलय चारों ग्रहों में वलय पाया जाता है। ये कितने कंफ्यूजन कराता है, देखिए जो 4 बाह्य ग्रह है, बाहरी ग्रह है, जिससे जोबियन ग्रह कहा जाता है या बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है ठोस अवस्था में नहीं है, गैसीय अवस्था में है, ठीक है। तो ये गैसीय अवस्था, ये चारों में वलय पाया जाता है। याद रखिएगा किसमें, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों में वलय पाया जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट वलय किसमें पाया जाता है वलय, तो सबसे स्पष्ट है शनि ग्रह में वलय पाया जाता है। याद रखिएगा स्पष्ट कहा जाए तो शनि ग्रह में वलय पाया जाता है। वलय क्या है, देखिए ये जो है वलय, यहां पे स्पष्ट समझ में आएगा। देखिए ये जो वलय है ये किसका बना हुआ है, तो चट्टान, धूल, कण, बर्फ, ये सबका बना हुआ है यहाँ ये वलय, ठीक है। तो वलय सबसे ज्यादा किसका है, तो शनि का है, स्पष्ट शनि का है। लेकिन वलय किस ग्रह में पाया जाता है, तो चारों ग्रहों में पाया जाता है। बृहस्पति में भी वलय है, शनि में भी है, अरुण भी में और वरुण में भी है, याद रखिएगा यहां पर। अब आगे चलते हैं, यहां पे शूद्र ग्रह, कौन सा ग्रह, तो शूद्र ग्रह। तो शूद्र ग्रहों में, शूद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित है। जो शूद्र ग्रह है वो किसके बीच, यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए ये सूर्य है, सूर्य के बाद यहां पे आ गया आपको पृथ्वी, और ये जो ग्रह है ये है आपको मंगल, ठीक है। और इसी के नजदीक यहां पे जो ग्रह होगा वो होगा बुध, ठीक है। और इसी के बाहरी जो ग्रह होगा वो होगा शुक्र। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ठोस ग्रह है। अब मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच, मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों के बीच यहां पे मिलियन में, करोड़ों में क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, जिसका आकार जो है वो 200 मीटर, 300 मीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक इसका क्या है, आयतन है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, क्षुद्र ग्रह, और ये भी परिक्रमा कर रही है किसका, तो सूर्य का। तो ग्रह भी परिक्रमा कर रही है, तो साथ साथ ये भी परिक्रमा कर रही है। तो सूर्य का परिक्रमा कौन कौन करती है, तो ग्रह, ग्रहों का उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, ये सब परिक्रमा कर रही है किसका, सूर्य का। और सूर्य भी परिक्रमा कर रही है दुध मेखला के चारों ओर 251 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रही है। और एक परिक्रमा सूर्य करती है पूरा 25 करोड़ वर्ष, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है, वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो शूद्र ग्रह स्थित है कौन, 2 ग्रहों के बीच, कितनी एग्जाम्स में आया हुआ है, मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है। मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच करोड़ों की संख्या में शूद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड है, ठीक है। इसके बाद गति का नियम, तो देखिए ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो केपलर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, प्रश्न आ सकता है कि ग्रहों का गति का नियम का प्रतिपादन किसने किए, तो केपलर के द्वारा। किसने किए, केपलर ने दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे समझिए, देखिए अब बुध ग्रह को पहले समझ लीजिए, क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है। ये सूर्य है, सूर्य से सबसे निकट बुध, फिर शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के एक उपग्रह देखिए यहाँ पे चंद्रमा, इसके बाद मार्स यानी मंगल। तो ये 4 जो ग्रह आप देख रहे हैं, ये 4 ग्रह को कहा जाता है आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह या ठोसीय ग्रह। याद रखिएगा ये ठोस अवस्था में है, और ये जो 4 ग्रह देख रहे हैं ये गैसीय अवस्था में है। कैसी, गैसीय अवस्था में है। और ये 4 और 4 के बीच में जो बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह का, ये सब बेल्ट है शूद्र ग्रह का। तो शूद्र ग्रह है मंगल और बृहस्पति के बीच में ही, ये भी साथ साथ सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। अब किस ग्रह के बारे में, बुध। तो बुध ग्रह, इसके बाद सभी ग्रहों को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बुध ग्रह
सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह। अब कहा जाए सूर्य का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का सबसे निकट स्थित जो ग्रह है वो मरकरी है, इसे बुध ग्रह कहा जाता है, मरकरी या बुध ग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का जितने भी आप देख रहे हैं पूरा सौर मंडल, ठीक है ना, सूर्य का पूरा परिवार, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। घनत्व के आधार पे दूसरा है, सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है, इसके बाद बुध का है, ठीक है। लेकिन आकार के आधार पे, आयतन के आधार पर सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य से औसत दूरी के क्रम में बुध कितना दूरी पे है, सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है, तो याद रखिए सूर्य से बुध की जो दूरी है वो 5 करोड़, यहां पे है 5 करोड़, लगभग 5 करोड़ 79 लाख किलोमीटर, यानी लगभग कहा जाए तो 5 करोड़ 79 लाख किलोमीटर। क्लियर है किसका, तो दूरी है सूर्य से बुध ग्रह की दूरी। जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी कहा जाए, पृथ्वी की दूरी सूर्य से वो कितना है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर औसत है। उसी तरह सूर्य से बृहस्पति की औसत दूरी कहा जाए तो 5 करोड़ 79 लाख किलोमीटर लगभग है। क्लियर है। सूर्य की परिक्रमा अवधि, तो देखिए बुध जो ग्रह है, किसके बारे में, बुध ग्रह है, वो सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितना समय लेती है, तो 88 दिन, पृथ्वी का 88 दिन समय लेती है, कौन, बुध। अब यहां पे समझिए, जैसे देखिए बुध ग्रह है और सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगा लेती है, पृथ्वी का 88 दिन में बुध का एक वर्ष हो जाता है, ठीक है। 365 दिन में पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर, और लीप ईयर्स में 66 दिन होता है 300, तो एक वर्ष होता है पृथ्वी पर एक वर्ष। उसी तरह बुध पर एक वर्ष होता है, कब, तो वो 88 पृथ्वी दिवस में एक वर्ष हो जाता है, एक बार पूरा परिक्रमा कर लेती है। अक्षीय घूर्णन अवधि कितना है, तो देखिए अक्षीय घूर्णन अवधि सौर मंडल का सबसे ज्यादा है, ठीक है, अक्षीय, यानी पृथ्वी का 59 दिन बुध का एक दिन के बराबर है, यानी बुध का एक दिन और पृथ्वी का 59 दिन बराबर है। क्लियर है। और यदि बुध पर सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक, ध्यान दीजिए, सूर्योदय से लेकर फिर सूर्योदय तक कितना पृथ्वी के दिन के बराबर है, तो 100, याद रखिएगा कितना, तो 67, ठीक है ना, इतना दिन के बराबर है, 67 नहीं 76, 176 दिन के बराबर है। मतलब ऐसे समझिए पृथ्वी 24 घंटा में एक दिन होता है, जिसमें दिन और रात मिलाकर एक दिन पृथ्वी पर कहा जाता है 24 घंटा, लेकिन दिन कितना, तो लगभग 12 घंटा का दिन है। तो उसी तरह यदि कहा जाए कि बुध पर दिन की अवधि, रात नहीं दिन की अवधि, तो बुध का एक दिन पृथ्वी का 59 पृथ्वी दिन के बराबर होता है। जबकि बुध पर दिन और रात दोनों जोड़ दिया जाए और एक दिन कहा जाए तो वो होगा 176 पृथ्वी दिन के बराबर। 3:2 स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस वाला ग्रह कौन है, तो बुध है। अब ऐसे समझिए, यदि बुध ग्रह है वो 3 बार सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है और इसके चारों ओर 3 बार घूम जाती है, एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार परिक्रमा करती है, तब बुध अपने अक्ष पर 2 बार घूमती है, अपने अक्ष पर 2 बार घूमती है। मतलब यहां पे ऐसे समझिए, बुध पर 2 दिन होगा, बुध पर 2 दिन होगा, दिन और रात मिलाकर 2 दिन हुआ, तो सूर्य के 3 चक्कर लगाएगी बुध, यानी सूर्य है और 3 चक्कर लगा दिया, उतना ही में बुध पर 2 दिन हो गया। तो इसीलिए 3:2 है। 3 कितना, 2, 3 बार पृथ्वी का चक्कर लगाएगी तो 1-2 बार बुध पर दिन होगा। क्लियर है।
अब ये कौन सा ग्रह है? तो बुध। तो सौर मंडल का अनोखा ग्रह बुध है। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जिसका दिन सबसे ज्यादा और यानी अक्ष पर घूर्णन सबसे ज्यादा और पृथ्वी का परिक्रमण कम। ठीक है, 3 बार घूम लेती है, तब अपने अक्ष पर 2 बार घूमती है, बुध है। सबसे लंबा सौर दिवस 176 पृथ्वी दिन किसका? बुध का। यानी बुध पर एक दिन यानी रात और दिन जोड़ दिया जाए तो पृथ्वी का कितना दिन के बराबर होगा? तो 176 पृथ्वी दिवस के बराबर होगा। दिन का अधिकतम तापमान, ध्यान दीजिए, 8 ग्रह है, 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा तापमान किस ग्रह का है? तो शुक्र ग्रह का, और दूसरा वो आएगा बुध का। अब यहां पे समझिए, दिन का अधिकतम तापमान बुध ग्रह पर, ध्यान दीजिए, बुध ग्रह पर दिन का अधिकतम तापमान कितना हो जाता है? तो दिन का 430 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, यानी 430 डिग्री सेल्सियस और कभी कभी 427 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी के बीच होता है दिन का तापमान। जबकि जो रात का तापमान है वो रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है। -180 डिग्री क्या है? सेल्सियस है। याद रखिएगा किसका? तो रात का न्यूनतम तापमान -180 डिग्री है। और ये कौन सा ग्रह पे है? बुध ग्रह पर है। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह पर। सौर मंडल का सर्वाधिक तापांतर, 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा तापांतर, ताप में अंतर कौन सा ग्रह का है? तो वो है बुध ग्रह का। दिन में तापमान 430 डिग्री सेल्सियस और रात में -180 डिग्री सेल्सियस। अब जोड़ दीजिए 610 डिग्री, अर्थात लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का ताप में अंतर आ रहा है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका तापांतर सर्वाधिक है? तो वो होगा बुध ग्रह। क्लियर है? आगे देखिए, वास्तविक वायुमंडल का अभाव, यानी केवल एक्सोस्फेयर, कौन सा ग्रह? तो बुध। अब देखिए, बुध पर वायुमंडल का अभाव है। क्या है? बुध पर वायुमंडल का अभाव है। याद रखिएगा, एकदम नग्न है, ना के बराबर है, इसलिए बुध पर वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा जैसी गड्ढेदार सतह बुध ग्रह पर है। अब देखिए, जैसा सतह चंद्रमा का है लगभग वैसा ही सतह किस ग्रह पे है? तो बुध ग्रह पे, यानी गड्ढानुमा। ठीक है, इस तरह का सतह है। अब ये उल्का पिंड द्वारा ये सब गड्ढे का निर्माण हुआ है। यहाँ पे वायुमंडल नहीं है ना, इसलिए क्या होता है, जितनी भी उल्काएं आती है वो वायुमंडल में जल नहीं पाती है, डायरेक्ट बुध के सतह पर गिर जाती है, इसलिए गड्ढा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्यों? अब पृथ्वी पर भी उल्का की आती है, तो लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल में जैसे ही उल्का प्रवेश करती है जल जाती है। ठीक है, उल्का जल जाती है, जलकर नष्ट हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल है। लेकिन यहाँ पे वायुमंडल, बुध ग्रह का वायुमंडल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कैलोरीज बेसिन पाया जाता है किस ग्रह पर? तो बुध ग्रह पर। कौन सा? कैलोरीज बेसिन पाया जाता है, क्योंकि यहां वायुमंडल नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा लौह कोर, यानी अनुपात में कितना प्रतिशत? 85%। तो सबसे ज्यादा जो बुध का कोर में है, बुध ग्रह का जो क्रोड है या कोर, वहां पे 85% लौह अयस्क है। ठीक है, लौह पाया जाता है किस ग्रह में? तो बुध में। यानी जो बुध ग्रह का ये जो कोर है, इसमें लोहे का अंश सर्वाधिक है। क्लियर है? आकार छोटा लेकिन घनत्व अधिक किस ग्रह में? बुध ग्रह में आकार छोटा और घनत्व अधिक है। कमजोर लेकिन वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र इसके पास है, तो बुध ग्रह के पास है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के निकट स्थित है। ध्रुवीय गड्ढों में जल बर्फ के परमाणु मिलते हैं। अब बुध ग्रह के जो ध्रुवीय वाले क्षेत्र है, वहां पे जो गड्ढे बने हैं, वहां पे पानी और बर्फ जमे होने का प्रमाण मिलते हैं। कौन से ग्रह पर? तो बुध ग्रह पर। पृथ्वी के गुरुत्व का लगभग 38% किसका है? तो बुध का। यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जितना है, ठीक है, उसका 38% गुरुत्वीय शक्ति या गुरुत्वाकर्षण किसके पास है? तो बुध ग्रह के पास है। ठीक है, इस क्योंकि चुंबकीय सूर्य के निकट है और चुंबकीय शक्ति ज्यादा है।
पृथ्वी उपग्रहों की संख्या क्या है? 0 है। यानी बुध ग्रह पर उपग्रहों की संख्या 0 है, कोई उपग्रह नहीं है। प्राकृतिक उपग्रह कोई भी बुध ग्रह के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य के निकट है और सूर्य के इतना गुरुत्वाकर्षण शक्तिशाली है कि कोई भी, चाहे बुध या शुक्र, दोनों का जो भी छोटे छोटे आकाशीय पिंड हुआ होगा उसे अपनी ओर खींच लिया होगा। ठीक है, इसलिए बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। वलय का अभाव है, वलय नहीं पाया जाता है, यानी जो रिंग्स है नहीं। 4 प्राकृतिक ग्रहों में 4 जो है ग्रह जिसमें वलय पाया जाता है। कौन कौन? जो बाह्य ग्रह है, जो इसे जोबियन ग्रह कहा जाता है, ठीक है, या बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। 4 ग्रहों में वलय पाया जाता है, रिंग। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों ग्रहों में वलय। लेकिन सबसे स्पष्ट वलय किसमें? शनि ग्रह में। ठीक है, तो बुध ग्रह का वलय नहीं है। क्लियर है? आगे देखते हैं, ध्यान से समझिए। सूर्य के सबसे निकट होने के कारण सबसे तेज परिक्रमा गति किस ग्रह का है? तो बुध। अब बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट है। देखिए, सूर्य का सबसे निकट है बुध ग्रह, और निकट होने के कारण सबसे परिक्रमा जो गति है वो सबसे क्या है? तो तेज है। सबसे परिक्रमण गति इसका तेज है। ठीक है, किसका? तो बुध ग्रह का परिक्रमण गति सर्वाधिक सबसे तेज है 8 ग्रहों में सबसे, इसलिए 88 दिन में एक परिक्रमा लगा लेती है। औसत परिक्रमा गति लगभग 47.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। लगभग 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड, लगभग कहा जाए तो 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड परिक्रमण गति है। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है इसकी गति है। कितना है? तो 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड लगभग, ऐसे कहा जाए 47.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षा किसके पास है? तो अत्यधिक कहा जाए तो बुध है। अब यहां पे कह रहा है अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा, तो ये जो बुध है इसका जो अत्यधिक तीव्र गति से परिक्रमा करती है किस कक्षा में? तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करती है, यानी अंडाकार नुमा संरचना में परिक्रमा तीव्र गति से करती है। सूर्य के सबसे पास और सबसे दूर बिंदु में बड़ा अंतर किसके पास है? तो बुध ग्रह। अब देखिए, सूर्य के सबसे पास और सबसे दूर बिंदु में बड़ा अंतर कौन है? बुध ग्रह। अब देखिए, सूर्य के सबसे पास यानी ध्रुव का क्षेत्रीय कहा जाए, सबसे पास और सबसे दूर किस ग्रह का है? तो बुध का। वायु दाब लगभग क्या है? 0 के बराबर। क्योंकि वायु दाब 0 के बराबर क्यों है? क्योंकि बुध का वायुमंडल नहीं है। ठीक है, एकदम एक्सोस्फेयर जैसा है। ठीक है, तो इसके कारण वायुदाब ना के बराबर है, 0 के लगभग है। किस ग्रह पे? तो बुध ग्रह पर। क्यों? क्योंकि वायुमंडल नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव नगण्य है, यानी जब वायुमंडल है ही नहीं तो ग्रीन हाउस गैस कैसे बनेगा? इसलिए बुध पर नगण्य है। दिन रात के तापमान में अत्यधिक अंतर, क्योंकि दिन का तापमान 400 आ जाता है कितना? तो 430 डिग्री, 430 डिग्री सेल्सियस, और रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस, इसलिए दिन और रात में अंतर हो जाता है। ठीक है, सतह पर प्राचीन लावा प्रवाह का प्रमाण, तो सतह पे बोला जा रहा है, तो लावा सतह पर प्राचीन लावा प्रवाह के प्रमाण क्या है? बुध। अब देखिए, जो बुध का सतह है, बुध का सतह, यहां सबसे ज्यादा उल्का पिंड गिरा है, क्योंकि इसके वायुमंडल नहीं है, नहीं होने के कारण डायरेक्ट आके गिरती है। यदि वायुमंडल रहता तो वायुमंडल में ही उल्का जलकर नष्ट हो जाती, इसलिए सबसे ज्यादा परमाणु गड्ढे का किसका है? तो वो है बुध ग्रह का। किस ग्रह का? तो बुध ग्रह का। ठीक है, इसलिए कह रहा है लावा प्रवाह
का प्रमाण बुध ग्रह पे सबसे ज्यादा है। सतह पर संकुचन से बनी विशाल चट्टानी दरारें किस ग्रह पर? तो बुध ग्रह पे। किसका सतह का रहा? बुध। तो सतह पर संकुचन से बनी विशाल चट्टानी दरारें। अब जो बुध ग्रह है ये सूर्य के निकट होने के कारण ज्यादा गर्मी, दिन में ज्यादा गर्मी होने के कारण धीरे धीरे सिकुड़ गया और इसमें दरारें भी उत्पन्न हो गया। बहुत करोड़ों करोड़ों वर्षों से ऐसा होने के कारण तो चट्टानी दरारें कौन से ग्रह? बुध ग्रह। आंतरिक भाग के ठंडा होने से, ध्यान दीजिएगा, जो बुध ग्रह है इसके आंतरिक भाग के ठंडा होने से ग्रह का सिकुड़ना कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। अब प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके आंतरिक भाग ठंडा होने के कारण वो सिकुड़ गया है? तो बुध ग्रह। क्यों? देखिए क्यों सिकुड़ गया है, अब इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए। देखिए ये चार जो ग्रह है ये छोटे मध्यम आकार के हैं, अब बाकी ये सब बड़े आकार के गैसीय ग्रह है। क्योंकि ये सब ठंडी है, दूर है, सूर्य से दूर है, इसलिए सिकुड़ा नहीं है, इसलिए बड़े बड़े ग्रह है। जबकि सूर्य से जो निकट है वो सिकुड़ गया है, इसलिए सबसे छोटा बुध और धीरे धीरे जो है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब ठोसीय ग्रह बन गया क्योंकि सिकुड़ गया है। ठीक है, तो यहां पे जो कहा जा रहा है, यहां पे क्या कर, आंतरिक भाग के ठंडा होने से, यानी बुध ग्रह के आंतरिक भाग के ठंडा होने से ग्रह का सिकुड़ना, कौन सा ग्रह है जो सिकुड़ गया है? तो वो है बुध ग्रह। सतह की आयु अरबों वर्ष पुरानी, यानी बुध ग्रह का जो सतह है वो अरबों वर्ष पुरानी है, इसलिए वो गड्ढा आज भी बना हुआ है। यदि वहां वायुमंडल होता तो गड्ढा यानी एक तरह से भर जाता, ऐसा हो जाता है, यानी निक्षेपण हो जाता। ठीक है, तो सतह की वह आयु अरबों वर्ष पुरानी है, किस ग्रह का? तो बुध ग्रह का। क्यों? क्योंकि इस पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए ज्यों का त्यों करोड़ों वर्षों से बना हुआ है। चंद्रमा से मिलती जुलती सतही बनावट बुध ग्रह का है। चंद्रमा से मिलता जुलता है, गड्ढानुमा, क्योंकि चंद्रमा पे भी वायुमंडल नहीं है और बुध ग्रह पर भी वायुमंडल नहीं है, तो लगभग मिलता जुलता सतह दिखाई पड़ता है। उल्का पिंडों के टकराव से स्पष्ट निशान किस ग्रह पे मिलता है? तो बुध ग्रह। ये कितनी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो उल्का पिंड डायरेक्ट आके बुध ग्रह के सतह पे गिरते रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल रहता तो उल्का पिंड जल के नष्ट हो जाता, इसलिए करोड़ों वर्षों तक गड्ढानुमा संरचना ज्यों का त्यों बना हुआ है। कमजोर लेकिन सक्रिय मैग्नेटो स्फीयर जो है वो किस ग्रह? बुध ग्रह। यानी चुंबकीय शक्तियां सबसे ज्यादा बुध ग्रह यानी सूर्य नजदीक होने के कारण। सौर पवन का सीधा प्रभाव सतह पर पड़ता है, किस ग्रह पर? तो बुध ग्रह पर। जो सूर्य से सौर पवनें आती है वो डायरेक्ट पड़ती है, किस ग्रह पे पड़ती है? तो वो पड़ती है बुध ग्रह पर। क्यों? क्योंकि इसके वायुमंडल नहीं है। ठीक है, एक वर्ष एक दिन से छोटा होता है, किस ग्रह पे? बुध। यानी बुध का दिन बड़ा है जबकि वर्ष छोटा है। 88 दिन में परिक्रमा करके एक वर्ष पूरा कर लेती है, जबकि दिन और रात मिला के एक दिन जो बनता है बुध का वो 176 दिन के बराबर होता है। इसलिए दिन बड़ा है और परिक्रमण अवधि एक वर्ष छोटा है। रात में उष्मा संचित न कर पाने की क्षमता किसमें है? बुध में। क्योंकि देखिए वायुमंडल नहीं है, इसलिए उष्मा दिन में बहुत ज्यादा और रात में बहुत ठंडा, क्योंकि तापमान संतुलन नहीं बना पाती है। वायुमंडल रहता तो तापमान संतुलन में रहता। ध्रुवीय क्षेत्रों में अस्थायी छाया वाले गड्ढे। अब देखिए जो बुध ग्रह है इसके यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं पड़ पाती है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो गड्ढे हैं उसमें क्या है? तो छाया बना हुआ है। ठीक है, यानी प्रकाश नहीं पड़ पाती है, इसलिए छाया। तो कौन से ग्रह? बुध। तो बुध ग्रह के ध्रुवीय गड्ढे वाले क्षेत्र में छायानुमा अंधकार ही रहता है। अस्थायी छाया वाले गड्ढों में बर्फ का संरक्षण संभव है, किस ग्रह पर? तो बुध ग्रह। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यानी जो गड्ढे हैं वहां पे छाया
अस्थायी रूप से बना रहता है और उसमें बर्फ का संरक्षण यानी बर्फ जमा हुआ रहता है। किस ग्रह पर? तो बुध ग्रह पर। ठीक है। मानव जीवन के लिए अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियां किस पर? तो बुध। तो बुध ग्रह पर मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति है। ठीक है। मानव जीवन के लिए अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियां हैं किस ग्रह पर? तो बुध। क्योंकि यहां वायुमंडल नहीं है, सूर्य के नजदीक है, ताप 430 डिग्री दिन में, रात में -180 डिग्री, इसलिए जीवन का संभव नहीं है। सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास को समझने की कुंजी कौन सा है? बुध ग्रह। तो सौर मंडल का जो प्रारंभिक इतिहास को यदि जानना है तो सौर मंडल का सतह उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि इसमें वायुमंडल नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये है सूर्य, और इसमें जो दूरी के क्रम में, जैसे देखिए मरकरी है, ये 88 दिन में एक चक्कर लगाती है। उसी तरह वीनस है, शुक्र है, ये 224 दिन में लगभग एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अर्थ है, ये 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। तो इसी तरह सभी है। सबसे अंतिम कौन है? तो नेपच्यून है, जिसे वरुण कहा जाता है, 164 वर्ष में लगभग एक चक्कर लगाती है। याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। देखिए, ग्रहों की पहले संख्या था 10, फिर हुआ 9, अभी वर्तमान में 8। अब यहां पे ये समझिए, जो 10 ग्रह में शामिल कौन कौन था? अभी 8 है। 10 ग्रह में एक था प्लूटो। देखिए, ये प्लूटो ग्रह 9वां ग्रह, और 10वां ग्रह एरिस था। एरिस, ठीक है ना। 10वां ग्रह कौन था? एरिस। ये 10वां ग्रह था, और प्लूटो 9वां ग्रह। लेकिन एरिस को पहले हटाया गया, इसके बाद 2006 में किसे हटा दिया गया? प्लूटो को। अब क्यों हटाया गया? अब ये दोनों को पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, ये जो प्लूटो ग्रह है, प्लूटो ग्रह अपने जो परिक्रमा करती है, ये नेपच्यून है, जिसे वरुण ग्रह कहा जाता है। नेपच्यून है। नेपच्यून स्वतंत्र रूप से परिक्रमा कर रही है किसके चारों ओर? तो सूर्य के चारों ओर। अब सूर्य ये बिंदु है, इस चारों ओर परिक्रमा। अब नेपच्यून के इसमें ये वाले जो प्लूटो ग्रह है, ये डायरेक्ट आकर कक्षा में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, किसके कक्षा में प्रवेश करती है? ध्यान दीजिए, तो वरुण के कक्षा में प्रवेश करती है। देखिए, ये डायरेक्ट प्रवेश कर रही है वरुण के कक्षा में। कौन सा ग्रह? तो प्लूटो। इसलिए इसे ग्रह की संख्या से हटा दिया गया 2006 में। अब जो एरिस ग्रह था, ये भी आता है और ये प्लूटो के कक्ष में प्रवेश करती है, और प्लूटो के कक्ष में प्रवेश करती हुई इसे भी ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो प्लूटो को भी हटा दिया गया। देखिए, प्लूटो डायरेक्ट किसके कक्ष में? तो ये इसके कक्ष में, नेपच्यून के कक्ष में प्रवेश कर जाती है, इसीलिए दोनों को हटा दिया गया। अभी कुल ग्रहों की संख्या 8 है। कौन कौन? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, 8 है। लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया क्योंकि नेपच्यून ने वरुण के कक्ष में प्रवेश कर जाती थी, और एरिस को हटा दिया क्योंकि प्लूटो के कक्ष में भी प्रवेश कर जाती थी। इसलिए 10 से घटकर 8 हो गया है। ठीक है, अब यानी सौर मंडल के दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ठोस गैसीय है जो बड़ा आकार में है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आकार की दृष्टि में, और आकार में 5वां पृथ्वी, 6ठा शुक्र, 7वां मंगल, 8वां बुध है। ठीक है, और ये पूरे सभी परिवार को सूर्य सहित सौर मंडल है। अब जो सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है, उसे कहा जाता है दूध मेखला। इसका नाम क्या है? दूध मेखला, या मिल्की वे, या मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। सूर्य जैसा 100 अरब क्या है? तारे हैं, सूर्य जैसा। और सूर्य एक तारा है, इसका पूरा परिवार है, जिसमें 8 ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, ठीक है ना, उल्का और क्षुद्र ग्रह, ये सब है। उल्का पिंड यानी सतह पे गिरने पर, पृथ्वी के सतह पे गिरती है कोई आकाशीय पिंड तो उल्का पिंड है, नहीं गिरती है तो उल्का होती है। ठीक है, तो ये इसमें 100 अरब तारे हैं। 100 अरब, और 100 अरब में एक तारा देखिए यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे मध्यवर्ती भुजा में स्थित है, और यह है ब्लैक होल। ब्लैक होल, यहीं पे तारे का
मृत्यु होता है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा सौर मंडल स्थित है। ये वाले जो सौर मंडल देख रहे हैं ये यहीं पर स्थित है और इसी में 100 अरब क्या है तारे हैं, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। अब MCQ के आधार पे प्रश्नों को ध्यान से समझिए। सौर मंडल का केंद्र कौन सा है? तो सौर मंडल का जो केंद्र में पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, कौन सा है? सूर्य है जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? तो 7, 8, 9, 10 यानी 8 ग्रह वर्तमान में था। 9वां ग्रह प्लूटो था, याद रखिएगा, 9वां जो 2006 में इसे हटा दिया गया है। 10वां ग्रह एरिस था, एरिस 10वां ग्रह था, इसे भी हटा दिया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट कह रहा है तो वह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। नेक्स्ट, बुध ग्रह का कोई उपग्रह क्यों नहीं है? तो कम गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं, सूर्य का अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण यही होगा, अधिक गुरुत्वाकर्षण। वायुमंडल का अभाव, धीमा घूर्णन, सबसे तेज बुध घूमती है, इसलिए आंसर होगा क्या? सूर्य का अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि छोटे आकाशीय पिंडों को अपनी ओर खींच लिया। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। बुध यानी सबसे सूर्य के निकटतम पहला ग्रह है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, ये याद रखिएगा दूरी के क्रम में। बुध ग्रह पर एक दिन लगभग कितने पृथ्वी दिनों के बराबर होता है? तो एक दिन कह रहा है, एक दिन में होगा कितना? तो 59 दिन, यानी दिन और रात मिला दिया जाए तब होगा 176 दिन। ठीक है, तो 176 दिन सूर्योदय से सूर्योदय तक कहा जाए तब होगा 176 दिन, और यदि दिन कहा जाए रात नहीं तब होगा 59 दिन। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, बुध ग्रह का तापमान किस प्रकार का होता है? हमेशा गर्म, देखिए 430 डिग्री सेल्सियस दिन में है, रात में 180 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, हमेशा ठंडा, ना तो हमेशा गर्म है ना तो हमेशा ठंडा, दिन में अत्यधिक, रात में अत्यधिक ठंडा। आंसर क्या होगा? दिन में अत्यधिक और रात में अत्यधिक ठंडा, इसलिए तापांतर लगभग 610 डिग्री का है, या कहीं पे आपको 600 डिग्री देगा। ठीक है, तापांतर याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट, सौर मंडल के ग्रहों की परिक्रमा किस कक्षा में होती है? तो वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, आयताकार, नियमित, तो ये होगा दीर्घवृत्ताकार, अंडानुमा संरचना जैसी परिक्रमा होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बुध ग्रह का वायुमंडल कैसा है? बहुत घना नहीं, मध्यम ये भी नहीं, बहुत पतला या नगण्य या ऑक्सीजन, तो बहुत पतला है, नगण्य। जिस तरह से पृथ्वी का जो वायुमंडल का एक्सोस्फीयर है, बहिर्मंडल है जहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, उस तरह का बुध के सतह के ऊपर वायुमंडल है। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला कह रहा है तो इसमें होगा सबसे अधिक पृथ्वी का 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा। इसके बाद दूसरा स्थान पे आएगा बुध, तो इसका सबसे आंसर क्या होगा? सौरमंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी होगा। नेक्स्ट, तो 10 प्रश्नों को डिटेल्स में बता दिए हैं। आज यहीं तक, थैंक यू।